क्षेत्र के प्राकृतिक खेती के फार्म को और गुरुकुल कुरुक्षेत्र के दर्शन के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर आदरणीय शुक्ल जी और पंजाब के गवर्नर श्री बनवारी लाल पुरोहित जी और हरियाणा के गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय जी गुरुकुल कुरुक्षेत्र में पधार रहे हैं और उनकी लंबे समय से इच्छा थी कि हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को भी देखें, बालकों का किस प्रकार से राष्ट्र के लिए निर्माण चल रहा है उसका भी अवलोकन करें और इसके साथ प्राकृतिक खेती का जो बहुत बड़ा अभियान यहाँ खेतों में चला जा रहा उसको भी देखें। इसी निमित्त कल वो हमारे बीच में पधारेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है कि उसमें आप स्वयं भी पधार कर इस सारे व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। सर, प्राकृतिक खेती को लेकर लगातार लोग आ रहे हैं, वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अब गवर्नर साहब भी आ रहे हैं और तमाम लोग भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि किस प्रकार से प्रचार प्रसार इसका किया जाए? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जब इतने बड़े बड़े लोग और विशेष करके माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बीच बीच में अपने मंत्रियों को भी भेजते हैं, सांसदों को भी भेजते हैं और विदेशी डेलीगेशन भी यहाँ आते हैं। पिछले दिनों लंका से भी लोग आए, श्रीलंका से, नेपाल से आ रहे हैं और जापान और थाईलैंड के भी लोग यहाँ पर आए हैं। तो देश के कोने कोने से भी लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ी प्रेरणा जा रही है और गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एक स्थायी रूप से जो ट्रेनिंग सेंटर प्राकृतिक खेती का चल रहा है, इससे हजारों लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और वो ट्रेनिंग लेकर पूरे राष्ट्रव्यापी एक जन आंदोलन की ओर हम बढ़ रहे हैं। सर, आपने आंकड़े भी सामने आए हैं, आंकड़े सामने बताए हैं, तो बाढ़ के समय जो आपने चीज़ें बताई उसके बारे में क्या बताएंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैंने जो अभी आपको एक वीडियो भी दिखाया था, मैं 11-12 जुलाई को अपने गुरुकुल के फार्म पर गया तो इतनी बारिश थी, खेत भरे पड़े थे, लेकिन केचुआ इतना बाहर आया हुआ था कि मैं खेत में अंदर प्रवेश भी नहीं कर पाया और उन केचुओं ने धरती में इतने छिद्र बना रखे थे कि अगले दिन गया तो पूरा पानी धरती माँ के पेट में चला गया। तो ये नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भगवान का बनाया हुआ है, इससे भूमिगत जल भी ऊपर आता है और इससे पर्यावरण की भी रक्षा होती है। प्राकृतिक खेती में उत्पादन भी कम नहीं होता। तो ये कृषि पद्धति किसानों के लिए निरापद और लोगों के लिए वरदान। जैविक खेती के बारे में आपने बताया जी, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में लोग फर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब ये विषय आप जानना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैविक खेती है, इसको भारत सरकार और प्रदेश सरकारें पिछले 30-40 साल से प्रमोट कर रही है, लेकिन उसके देश में मॉडल कहीं नहीं बन पाएगा। जैविक खेती में जिस केचुए का प्रयोग हो तो भारत का है ही नहीं, ना वो मिट्टी खाता, वो विदेश से आयात किया हुआ केवल गोबर लेता और जो वो वर्मी कंपोस्ट उसको बोलते हो, वो जो बनाता है उसको बनाने में 1.5-2 महीना लगता है और उसको उलटना पुलटना छानना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है किसान की और वो प्रति एकड़ कम से कम 150 क्विंटल की जरूरत पड़ती है, जो बहुत कॉस्टली पड़ता है। और इसी के साथ यदि जैविक खेती गोबर से की जाए तो 1 क्विंटल गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन, 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन होता है। और हमारी जो मुख्य फसल है भारत के खाद्यान्न भंडार को पूरा करने वाली, वो है गेहूं और चावल। 1 एकड़ में धान और गेहूं पैदा करने के लिए भरपूर फसल 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है।
और 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब हमने 60 किलो चाहिए, तो 300 क्विंटल गोबर की खाद 1 एकड़ में पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा, और नहीं पड़ेगी तो नाइट्रोजन पूरा नहीं होगा, और पूरा नहीं होगा तो उत्पादन भी पूरा नहीं होगा। यह है जैविक खेती। अब आप ही इस बात का अनुमान लगाइए कि भारत का इतना बड़ा भूखंड के इतना पशुधन है हमारे पास कि हम 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद डाल पाए, और डाल भी दी तो इतनी गोबर की खाद एक जगह पड़ेगी तो मीथेन जैसी गैसेज कितनी पैदा होगी, कितना बड़ा पर्यावरण को, ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देगी। इसलिए ये पद्धति बिल्कुल स्वीकार्य नहीं हो सकती। अगली बात, जब इतना गोबर की खाद खेत में पड़ेगी तो उसमें खरपतवार बहुत पैदा होगा, अनवांटेड ग्रास, उसको निकालने के लिए लेबर किसान की इतनी पड़ती है कि वो बेचारा लेबर में ही मर लेता है, और उत्पादन उसमें पहले 3-4 साल पूरा आता ही नहीं। ये जैविक खेती है। और प्राकृतिक खेती क्या है, ये डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, यह सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती, यह है अर्थवर्म केचुए की खेती। इसमें हम जीवामृत बनाते हैं, घन जीवामृत बनाते हैं। कुल 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र 200 लीटर पानी में हम मिलाते हैं, उसमें 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो किसी दाल का बेसन, 1 मुट्ठी मिट्टी, और ये घोल 5 दिन में 1 एकड़ के लिए कल्चर बना देता है। यानी कि हम इसको खाद न कहें, कल्चर, जामुन 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। हम 10 किलो गोबर में 1 एकड़ के लिए पर्याप्त कर देते हैं, और जैविक खेती में 300 क्विंटल से वो काम होता है। इतना बड़ा अंतर है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती में 3-4 चीजें हैं। बीज को संस्कारित करते हैं बीजामृत से, एक घन जीवामृत बनाते हैं, एक जीवामृत, और एक आच्छादन करते हैं, वापसा निर्माण होता है, एक समान एक फसल करते हैं, उत्पादन भी बढ़ता है, जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। तो ये प्राकृतिक खेती बेहद सस्ती, निरापद, बिना खर्चे की है। तो नेपाल का डेलीगेशन को कोई दिन निर्धारित हुआ, कोई? हाँ, निश्चित रूप से आ जाएगी सूचना भी। इस 15 अगस्त के बाद शुरू हो जाएंगे। एक्सलेंसी, दूसरे देशों से अगर एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ आता है तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो पेमेंट रहेगी या नॉन पेमेंट रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसी पेमेंट का मामला नहीं। हम तो खाना रहना उसी का थोड़ा चार्ज करते हैं, जिससे वो काम चलता रहे। क्योंकि आपका नाम जो है फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है, कुछ एम्बेसडर से मैं इसके रिगार्डिंग बात भी हुई थी, तो उनका ये क्वेश्चन था कि अगर उनके एग्रीकल्चरिस्ट यहाँ आते हैं तो दैट इज नॉन पेमेंट और नॉट? नहीं, पेमेंट है उसकी नॉमिनल सी है, कोई ज्यादा नहीं, सामान्य। थैंक यू।